Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको दिख रहा है चैप्टर 5 है हमारा, जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, है ना। ट्राइब्स, नोमेड्स और सेटल कम्युनिटीज़ का माइंड मैप हम करने वाले हैं। ये जो चैप्टर था इसमें ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बहुत बताया गया था। अलग अलग हमारी कंट्री में, मतलब अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारे देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जगहों से हमें ट्राइबल सोसाइटीज़ या ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक दो ही हैं तो सिर्फ नॉर्थ में ही मिलेंगी या सिर्फ साउथ में मिलेगी। सेंट्रल इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, वेस्ट साइड बात करें, नॉर्थ साइड बात करें, नॉर्थ वेस्ट साइड बात करें, साउथ साइड बात करें, हमें हर जगह से जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिली है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारी कम्युनिटी से, यानी जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है, हमारे सिस्टम से कैसे अलग है, इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा था। जैसे हमारे इसमें वर्ण सिस्टम चलता है, कास्ट सिस्टम चलता है, ये ट्राइबल सोसाइटी उस सिस्टम को फॉलो नहीं करती। ये पूरी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हुई है। पहले तो फटाफट से आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, तो कर दीजिए भाई लाइक और शेयर, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो। फिर देख लेते इंट्रोडक्शन हमारा क्या कह रहा है। जैसे कि चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमेड्स एंड सेटल कम्युनिटीज, है ना। हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, नोमेड्स के बारे में पढ़ेंगे। नोमेड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और कम्युनिटीज, है ना, ये जो सेटल कम्युनिटीज है, सेटल कम्युनिटीज जो सेटल रहती है, ऐसा नहीं कि इधर उधर एक जगह मूव करती है, एक ही जगह रह के अपना काम, ऑक्यूपेशन जो भी है वो करती हैं। In large part of the subcontinent, society was already divided according to the rules of वर्ण। अगर हम बात करें हमारे लार्ज पार्ट की, सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्सों की बात करें, तो हमारा जो समाज था, हमारी जो सोसाइटी थी, ऑलरेडी वर्ण सिस्टम के रूल्स में डिवाइडेड थी, वर्ण सिस्टम के रूल्स में डिवाइडेड थी। वर्ण सिस्टम होता क्या है, वर्ण सिस्टम कई बार बता चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ, कैसे डिवाइड कर रखा था हमारा सिस्टम को। ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, ठीक है, और ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियास हो गए। उसके बाद कौन थे हमारे, वैश्यास, फिर शूद्रास, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रा, तो यानी वर्ण सिस्टम था, है ना। तो काफी जो हिस्सा हमें देखने को मिलता है सब कॉन्टिनेंट में, तो ज्यादातर लोग इस वर्ण सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते थे। जो किन्होंने बनाए थे, ये जो रूल्स बनाए थे, वर मेड बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है। किसने बनाया था इन्हें, ब्राह्मण्स ने। क्लियर। These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms। अब यहाँ पे हाँ आ ही गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो रूल्स थे, किसने प्रिस्क्राइब किए थे इन नियमों को, ये बनाया किसने था नियम, ये नियम ब्राह्मण्स ने बनाए थे। वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम, जो बड़े बड़े किंगडम्स के रूलर्स थे वो एक्सेप्ट करते थे कि भाई हाँ ये वर्ण सिस्टम है, हम क्षत्रिय हैं या हम ब्राह्मण है, जो भी है उसको एक्सेप्ट किया जाता था। हमने पढ़ा ना कि ज्यादातर हिस्सों में, सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट में वर्ण सिस्टम को लोग फॉलो करते थे, राजा महाराजा भी फॉलो करते थे। प्रिस्क्राइब यानी बनाया किसने था, वर मेड बाय, प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मण्स। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। अब सही बात है ना, जहां पर आप कास्ट की बात कर रहे हो पहले तो कास्ट में ऊंचा नीचा तो शुरू हो ही जाता है। हम अपर कास्ट के हैं, आप लोअर कास्ट के हो, हम तो भाई ब्राह्मण से, हम क्षत्रियाज हैं, आप तो शूद्र हो, स्लेव हो, दास कैटेगरी के हो, तो यानी ऊंच नीच शुरू हो गई थी। साथ में रिच पुअर वाली चीजें भी शुरू हो गई थी कि हम अमीर है, तुम गरीब हो, ये सारी चीजें होने लगी थी, बढ़ने लग गई थी, इंक्रीज हो गई थी।
अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। अब क्या हुआ, दिल्ली सुल्तान्स की बात करें, जब वो लोग थे, दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सुल्तान्स थे हमारे, दिल्ली में जो सुल्तान थे, फिर उसके बाद हमारे मुगल्स आए, है ना, तो ये जो हायरार्की थी सोशल क्लास की, ये और ज्यादा बढ़ती चली गई। क्या हो गई, ये हायरार्की और ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वर्ण सिस्टम का जो तरीका था हमारे लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में माना जाता था, सब जो है फॉलो करते थे, और साथ में ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए रूल्स थे जिनको लार्ज जो बड़े बड़े रूलर थे, बड़े बड़े किंगडम्स के, वो फॉलो करते थे, मानते थे। अब धीरे धीरे ये जो हायरार्की थी किस चीज की, रिच पुअर, मतलब सॉरी, ये जो डिफरेंसेस था रिच पुअर हाई लो क्लास की, और इंक्रीज हो गया। और इस सल्तनत में क्या हो गया, जो मुगल्स थे उनकी हायरार्की सोशल और क्लास और इसके चक्कर में और ज्यादा बढ़ गई। क्लियर हुआ, आया समझ में? मतलब धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बढ़ने लग गई थी मुगल्स के टाइम पे, दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चल। ट्राइब्स, नोमेड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। अब इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं, चीजें क्या क्या हैं, वो हम देखेंगे। तो हमारा जो एक टॉपिक है ट्राइबल सोसाइटीज, हम किसके बारे में देखेंगे, हम ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में देखेंगे, है ना। हमारी जो जनजातीय सोसाइटीज है, बहुत सारी सोसाइटीज का नाम देखेंगे हम। संथल्स हो गई, भील्स हो गई, गौंड्स हो गई, अहोम्स हो गई, है ना, लंगाज हो गई, अर्गुन्स हो गई, बहुत सारे नाम हम देखेंगे, ठीक है। हाउ नोमेड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब यहाँ पे बात हो जाती है, ऐसे लोग, दीज are the people who move from one place to another। ये वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। अब सोसाइटी में, समाज में जो चेंज आ रहा था, अब ये इस चैप्टर में हमने भी पढ़ा था कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स के लोग थे ना, ये लोग भी कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे थे, ये लोग भी चाह रहे थे कि हम भी इस सिस्टम में आए, है ना। स्पेशली जो पावरफुल ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो लोग तो चाह रहे थे हमें अपर, जो एक रुतबा मिले अपर कास्ट का, ठीक है। ज्यादातर जो थे वो लोअर कास्ट में गए, लेकिन ये लोग भी कास्ट सिस्टम में आना चाह रहे थे। फिर क्लोजर लुक, यहाँ पे हम दो ट्राइबल ग्रुप का एग्जाम्पल देखेंगे, दो ट्राइबल ग्रुप का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाएगा। कौन सा, द गॉन्ड्स, और यहाँ पे द अहोम्स, ठीक है। किसका देखेंगे एग्जाम्पल, गॉन्ड्स का देखेंगे और अहोम्स का देखेंगे। क्लियर, आगे समझ में कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में, फिर नोमेड्स के बारे में, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने जानवरों के साथ, या बंजारीज वगैरह ये सब थे, सब देखेंगे। फिर नई कास्ट, हायरार्कीज वगैरह, ये सिस्टम कैसे आया। उसके बाद दो हम ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो बड़े ही पावरफुल थे, कौन से गॉन्ड्स और अहोम्स। क्लियर, आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेसिकली सब पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर के, ठीक है। चलो, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। अब किसके बारे में देखेंगे हम, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में देखेंगे। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. अब ये बोला जा रहा है कि बहुत सी तो सोसाइटी जो थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब ज्यादा करके जो ज्यादातर थे, हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करते थे, ये जो रूल्स बनाए गए थे ब्राह्मण्स द्वारा, वो सोशल ऑर्डर, ये जो वर्ण सिस्टम, उसको फॉलो करते थे। लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो ये सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करती थी, है ना, जो इन सोशल रूल्स को did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins। ये जो भी रूल्स और रिचुअल्स प्रिस्क्राइब करे थे ब्राह्मण्स ने कि ऐसे रीति रिवाज करना चाहिए, ये रूल होता है, ये तौर तरीका होता है, तो बहुत से लोग इसे फॉलो नहीं करते थे। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ना ही ये बहुत सारी जो अनइक्वल क्लासेस इसमें डिवाइडेड थे, है ना। ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं था कि भाई ये हमारे इसमें ऐसा चल रहा है जैसे हमारे इसमें है ना कि हम ब्राह्मण्स बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं, इनके इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ना ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे कि भाई जैसा वो करेंगे वैसे ही हम करेंगे।
सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, और इन सोसाइटीज को क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था ट्राइब्स, है ना। ये सोसाइटीज क्या कहलाती थी, ट्राइब्स कहलाती थी। क्लियर हुआ, यानी ट्राइबल लोग वो थे जो लोग वर्ण सिस्टम को या जो ब्राह्मण्स के द्वारा डिवीजन था सोशल ऑर्डर का, उसको प्रेफर नहीं करते थे, उसको फॉलो नहीं करते थे। इनका अपना तरीका था, ठीक है। ऐसा भेदभाव में ये लोग नहीं विश्वास करते थे, बट मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच, पुअर। Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. क्या बताया जा रहा है हमें यहाँ पे कि बहुत सी जो ट्राइब्स थी, अगर अपनी जीविका चला रही है, लाइवलीहुड अर्न कर रही है, तो किसके थ्रू करती थी, क्या क्या मतलब क्या क्या काम करती थी ट्राइब्स, एग्रीकल्चरिस्ट थे। यानी अगर हम बोले ट्राइबल सोसाइटी में इनका वर्क क्या करते थे, सेटल एग्रीकल्चर, फर्स्ट सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएंगे, बंजाराज या नोमेड्स इनको बोलते हैं, नोमेडिक ट्राइब। कुछ ट्राइब क्या थी, हंटर एंड गैदरर थी। कुछ ट्राइब क्या थी, हंटर एंड गैदरर थी। कुछ नोमेडिक थी, है ना, कुछ और कुछ छूटा क्या, लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर करती थी। तो ये सारी चीजें थी, है ना। और भी हम देखेंगे जो हमें याद आ जाएगा, हंटर गैदरर थी, नोमेडिक ट्राइब थी, कोई जो है सेटल एग्रीकल्चर करती थी, और कोई क्या करती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करती थी। इवन कोई ट्राइब शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करती थी। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सी ट्राइब्स अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए क्या कर रही हैं, कोई एग्रीकल्चर कर रही, खेती बाड़ी कर रही, भाई जीना तो है ना, जीविका तो चलानी है। कोई क्या कर रही, हंटिंग गैदरिंग करती थी, जंगलों में जाके या मतलब जानवर को पकड़ना, जानवर का शिकार करना, उनका मांस लेकर आना, खाना, या वूल के लिए, मिल्क के लिए, जिस भी चीज़ों के लिए पकड़ना, और या गैदरिंग करना, यानी जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स वगैरह, सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाना। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन, और कुछ हर्डर्स भी थे, यानी जानवरों को भी पाल रहे हैं। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। बहुत से तो उनमें क्या करते थे, इन एक्टिविटीज का पूरा यूज करते थे, पूरा इसको अच्छे से यूज करते थे कि भाई जिस एरिया में हम रह रहे हैं, उस एरिया में जो रिसोर्सेज हमें मिली, तो उसका हम पूरा से पूरा भरपूर यूज करें। सम ट्राइब्स वर नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ट्राइब्स तो कैसी थी, नोमेडिक ट्राइब थी। कुछ ट्राइब्स कहती थी, नोमेडिक ट्राइब थी, जो क्या करती थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी, है ना। नोमेड थी होते बंजारास वगैरह, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ मूव करते रहते, ये सामान बेचने के लिए, है ना, या जानवरों के लिए, ठीक है। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. बहुत सी जो हमारी बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में रहती थी। क्लियर, दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। अब इनकी रहने की जगह कौन सी, ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे पहुंचना मुश्किल, है ना। जैसे घने घने जंगलों में रहेंगे, पहाड़ों में रहेंगे, है ना, रेगिस्तान में रहेंगे, और ऐसी जगह जहाँ पर पहुंचना मुश्किल हो, तो यही जगह लोग चुनते थे रहने के लिए। मतलब हम जैसे रहते हैं ना आम नॉर्मली, वैसे नहीं रहेंगे। ये या तो जंगलों में मिलेंगे हमें, या पहाड़ों में मिलेंगे, या रेगिस्तानों में मिलेंगे, ठीक है। Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. कई बार तो इनका caste-based societies के लोगों से भी मतलब, या हमारी caste-based society से भी clash हुआ है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी जो society caste-based वो इनसे अलग रही है, इन दोनों का clash हुआ है, ठीक है। But caste-based and tribal societies also depend on each other for their diverse needs. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों का क्लैश हुआ है तो हमेशा लड़ाई रही है, नहीं। चाहे कास्ट बेस्ड सोसाइटीज की बात करें या इनकी बात करें, तो दोनों ही एक दूसरे पे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंडेंट रही हैं। यानी हमारे राजा महाराजा, है ना, ये लोग इन पे डिपेंड रहे हैं, और ये लोग भी हम पर डिपेंड रहे हैं। क्लियर हुआ। बट
द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स, लिखा है ना। बट द कास्ट बेस्ड सोसाइटी की बात करें चाहे हम ट्राइबल सोसाइटीज की बात करें, दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड होती थी, मतलब रहती थी, जरूरत पड़ती थी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। भाई इनको कुछ इनसे जरूरत पड़ गई या उनको कुछ इनसे जरूरत पड़ गई, तो एक्सचेंजिंग वगैरह ये सारी चीजें गिव एंड टेक चलता था, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लड़ रहे हैं खुन्नस में, बिल्कुल मदद करनी नहीं है और कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। कई बार इन लोगों का टकराव हुआ है, क्लैश हुआ है, लड़ाई झगड़ा मतलब कोई बैटल वगैरह भी हुई है, साथ में एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड भी रहे हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में देख रहे हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज क्या होती हैं, वो सोसाइटी होती हैं जो हमारी नॉर्मल सोसाइटी है ना, जो हमारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी उसके रूल्स को फॉलो नहीं करती। ये लोग ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है ना, जंगलों में, पहाड़ों में, ऐसी जगह लोग रहेंगे। हम हमारे जैसे नॉर्मली जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ। अब इन लोग बहुत से एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई एग्रीकल्चर करता है, सेटल एग्रीकल्चर है ना, एक जगह पे खेती बाड़ी, कोई हंटर गैदरर है, कोई हर्डर है ना, कोई क्या कर रहा है, नोमेड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें थी। क्लियर हुआ। कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो। हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल कौन थे? Tribal people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral tradition. Tribal people के बारे में अगर हमें जानना है तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि इनका रिटन रिकॉर्ड कहीं मिल गया, कहीं मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल गए, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, टेक्स्ट मिल गए, नहीं। इन लोग के रिटन रिकॉर्ड नहीं होते थे। ये लोग क्या ट्रेडिशन था, अच्छा रिच ट्रेडिशन था। ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन था, रिच कस्टम्स थे इनके, अपने अपने जो है ट्रेडिशंस थे, लेकिन ओरली ये लोग पास करते थे। जैसे मुझे कुछ पता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो मैं ओरल फॉर्म में बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ मुझे मिल रहा है। रिटन नहीं था, ओरल था। These were passed down to each new generation. अब ये क्या हुई, हर नई जनरेशन में धीरे धीरे कैसे पास हुई, ओरली, यानी हम मुंह से कुछ बता रहे हैं। पंजाब द खोकर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ट्राइब्स की बात की जा रही है। तो जैसे पंजाब, ये खोकर ट्राइब है ना, ये क्या थी, बड़ी ही प्रभावशाली थी। कहाँ पे, 13 और 14 सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। पंजाब में कौन सी थी, खोकर ट्राइब पंजाब में थी। खोकर ट्राइब जो 13 और 14 सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते प्रभावशाली थी, दमदार थी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ट्राइबल पीपल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पहले तो पूछा जा रहा है ट्राइबल पीपल थे कौन, यहाँ पे तो हमने मीनिंग वगैरह देख लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है थे कौन, तो थे कौन, ये वो लोग थे जिनके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे नहीं, ओरल ट्रेडिशन इनका चलता था। भाई मौखिक तौर पर एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन लोग पास करते थे अपनी जो भी डिटेल्स थी। पंजाब का बताया जा रहा है। द घक्कर बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, घक्कर ट्राइब की बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट बन गई थी। देयर चीफ कमाल खान घक्कर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर, है ना। जो घक्कर थे वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं के चीफ जो थे कमाल खान घक्कर, उनको नोबल बना दिए थे, यानी मनसबदार बना दिया था। किसने, एम्परर अकबर ने। मतलब एम्परर अकबर ने उन्हें क्या बना दिया था, अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी में शामिल करा था, यानी मनसबदार, ठीक है। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय मुगल्स। मुल्तान और सिंध की बात करें, नॉर्थ वेस्ट साइड की अगर बात करें, तो लंगास हो गए, अर्गुन्स हो गए, उन्होंने डोमिनेट कर रखा था इन एरियाज को, है ना, जिनको मुगल्स ने क्या कर रखा था, जब तक मुगल्स नहीं आ गए। The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest. एक और नॉर्थ वेस्ट में पावरफुल ट्राइब हमें देखने को मिलती है, कौन सी, बलूची, है ना। They were divided into many smaller clans under different chiefs. ये भी कैसे डिवाइडेड थे, छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड थे, और हर क्लैन के अपने अपने क्या होंगे, चीफ्स होंगे, सरदार होंगे, क्लैन के सरदार, है ना। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ द गद्दीज। अगर हम बात करें वेस्टर्न हिमालय की, तो वेस्टर्न हिमालयाज में कौन देखने को मिलती है हमें, शेफर्ड ट्राइब। कौन देखने को मिलती है वेस्टर्न हिमालयाज में हमें, शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज, गद्दीज की शेफर्ड ट्राइब। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स, द नागाज, द अहोम्स एंड मैनी अदर्स, है ना। जो डिस्टेंट हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट थी सब कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, अब इस साइड, है ना, नॉर्थ वेस्ट आप समझ रहे हो, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ का पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट का पार्ट हो गया, हमारा ईस्ट का पार्ट हो गया, है ना। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही, मुल्तान, सिंध, बलोचिस की, और इस तरफ वाली कौन सी बात की जा रही है, जो हमें कहाँ मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न हिमालय साइड शेफर्ड ट्राइब मिलेगी, ठीक है।
entirely dominated by the, अब यहाँ पे ट्राइब्स कौन सी थी, नागास थी, अहोम्स थी एंड मैनी अदर. इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट द बिहार एंड झारखंड चेरो चिफडम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, पंजाब वगैरह के एरिया की बात, बिहार और झारखंड के एरिया की बात कर रहे हैं, सॉरी, है ना. तो यहाँ पे क्या था, चेरो चीफडम्स, ये चेरो, ये भी ट्राइब की बात की जा रही है. 12th सेंचुरी में ये ट्राइब बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई थी, बहुत ज़्यादा उठी थी. क्लियर आया समझ में. तो ये हमारे ट्राइबल पीपल के बारे में, और हमें यहाँ इसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कौन सी ट्राइब हमें मिलती है. ठीक है, चलो. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by 12th century. Raja Man Singh Akbar, famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो चेरो चीफडम्स की बात की जा रही है, 12th सेंचुरी में ये अच्छी इमर्ज हुई थी. राजा मानसिंह जो अकबर के बहुत ही फेमस जनरल थे, उन्होंने क्या करा था, अटैक करा था और डिफीट करा था किसको, चेरोस को. 1591 में हरा दिया था. अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, और बहुत ज्यादा मतलब उनसे पैसा वैसा बूटी हासिल की गई. बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, लेकिन पूरी तरह से उनको ऐसे नहीं खदेड़ा गया, ये नहीं कराया गया, हराया गया, लेकिन काफी कुछ वेल्थ अर्न करके ले गए वहां से, मतलब मिल गई उन्हें. The Mundas and Santhals were among the other important tribes that lived in the region and also in the Orissa and Bengal. किसकी बात की जा रही है, मुंडास की बात की जा रही है, संथल्स की बात की जा रही है. ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी जो इन क्षेत्रों में रहती थी. कहाँ पे, उड़ीसा पे और बंगाल में भी. The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis, Berats and numerous others. महाराष्ट्र हाईलैंड की बात करें और कर्नाटका की बात करें तो ये किसका घर थे, यहाँ पे कौन मिलते हैं हमें, कोलीज मिलते हैं, बेराट्स मिलते हैं. ठीक है, और बहुत सी अदर ट्राइब्स देखने को मिलती है. बेसिकली इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सी अदर जगह की ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं. Kolis lived in many areas of Gujarat. Further south, there were large tribal population of Koragas, Vetars, Marawars and many others. अब साउथ साइड चले जाएं तो साउथ साइड हमें कौन सी मिल रही है, देखो सब जगह से आ रही थी. हमने नॉर्थ वेस्ट से देखा, नॉर्थ ईस्टर्न देखा, सेंट्रल इंडिया, फिर अब हम आ गए साउथ इंडिया में. ठीक है, कौन सी हो रही है यहाँ पे, ट्राइबल पॉपुलेशन है, कोरगास, वेतर्स, मारावार्स और बहुत सी. द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. भील्स की बात करें तो भील्स भी बड़ी फेमस ट्राइब थी. ये हमें मिलती है भारत के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में. The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. गॉन्ड्स की बात करें तो गॉन्ड हमें कहाँ मिलती है, प्रेजेंट डे कौन से स्टेट्स हो गए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश. तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई अलग अलग ट्राइबल ग्रुप के बारे में, ट्राइबल सोसाइटी या कम्युनिटी के बारे में बताया जा रहा है, और कौन कहाँ से है, किस एरिया से, किस स्टेट्स में है ये ट्राइब्स मिलती है, हमें बताया जा रहा है. ठीक है, इसको तो ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब इसको क्या एक्सप्लेन करूं, ये ट्राइब यहां थी तो थी. ठीक है, चलो. हाउ नोमेड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. अब जो नोमेड्स की बात हो रही, नोमेड्स मतलब वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. आपको ये नहीं मिलेगा कि एक ही जगह रह रहे हैं, है ना, अपने काम के लिए, सामान बेचना, इधर जाना, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, जो भी इनको लगता था अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने घर परिवार के साथ, खूब सारे जानवरों के साथ, बिल्कुल इतना बड़ा मतलब पूरा आता था इनका ग्रुप, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. नोमेडिक पेस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स. जो नोमेडिक पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं वो लंबे लंबे रास्ते सफर तय करते थे अपने जानवरों के साथ, है ना. इनका ऐसे ही चलता रहता है, अपने जानवरों के साथ बहुत दूर दूर की जगह, बहुत दूर दूर के डिस्टेंस कवर करते हैं, जाते हैं. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स. इनकी जीविका कैसे चलती, कैसे जीते, मिल्क में, मिल्क पर डिपेंड रहते हैं, और अदर जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हैं जो भी मिल रहा है इन्हें, क्योंकि पेस्टोरलिस्ट है, जो भी चीजें मिल रही है उनके थ्रू उसी पर जीते थे बेसिकली. They also exchange wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. The Banjaras were the most important trade nomads. Their caravans was called tandas. है ना, वो क्या एक्सचेंज करते थे, वुल, घी वगैरह, ये सेटल एग्रीकल्चरिस्ट से एक्सचेंज करते थे. सेटल एग्रीकल्चरिस्ट ने क्या देते थे, ग्रेन देते थे, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. अब आप खुद ही सोचो ना कि पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हो गए या दूध में कोई कब तक जिएगा, कोई कब तक जिएगा, तो उसको भाई अनाज चाहिए, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, और भी प्रोडक्ट्स चाहिए ना. सिर्फ इन्हीं चीजों से काम चल जाएगा क्या. तो वो क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे कि भैया तुम अनाज वगैरह बो रहे हो तो मुझे अनाज दो, मैं तुम्हें इसके बदले दूध या बाकी चीजें दूंगा, है ना. तो दोनों का काम चल जाता था. मानो कोई अनाज बो रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको भी तो दूध वगैरह इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. क्लियर हुआ, आया समझ में. ये क्या एक्सचेंज करते थे, वुल, घी वगैरह एक्सचेंज करने का काम करते थे. किनके साथ, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, जो लोग एक जगह खेती बाड़ी करते हैं ना, अनाज वनाज बोते हैं, उनसे.
दी बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड नोमेड्स। ट्रेड नोमेड्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी ट्राइब थी, मतलब कौन सा था, बंजाराज। देयर कारवान वॉज कॉल्ड टांडास, जो इनका कारवान निकलता था साथ में, जो बोला जाता है ना, आप देखते हो इसे ग्रुप में ऐसे जाते रहते, इनको क्या कहा जाता है, टांडा। क्या बोलते हैं, टांडा बोलते हैं। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट की बात की जा रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और क्या बोला जा रहा है, वुल घी वगैरह एक्सचेंज करते थे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट से। ठीक है, ऐसे इनका काम चलता था। बंजारास जो थी इंपॉर्टेंट ट्रेड नोमेड्स थे। ट्रेड नोमेड्स, अब आप यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है ट्रेड नोमेड्स, है ना, ये बता देती हूँ मैं आपको। बंजारास क्या थे हमारे, बंजारास क्या थे, ट्रेड नोमेड्स। ठीक है, ट्रेड नोमेड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेड नोमेड्स बोला है। तो अब आप ये ट्रेड नोमेड से क्या समझोगे, है ना, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ट्रेड नोमेड। ट्रेड, देखो नोमेड मतलब वो होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मूव वन प्लेस टू अनदर, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। यहाँ पे ट्रेड एक टर्म और है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड ठीक है, गुड्स को बाय और सेल करने का काम करते हैं। मतलब ये उस टाइप की ट्राइब थी, ऐसे नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह बस मूव करती है, एक्सचेंज करती है। ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। ट्रेड कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नोमेड ट्राइब हूँ, मैं अपने जानवरों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक जगह से चावल खरीदे, यहाँ पे मुझे पता है चावल सस्ते मिल रहे हैं। अब मैं उन शहरों में, उन जगहों में जाऊँगी ट्रैवल करके, पैदल पैदल अपने जानवरों के साथ रेस्ट वगैरह करते हुए बीच बीच अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे चावल की डिमांड हो और जहाँ पे महंगे बिकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, बाय कर रही हूँ, यहाँ से सेल कर रही हूँ वहाँ, या वहाँ से बाय कर रही हूँ आप कुछ, अब दूसरी जगह सेल कर रही हूँ। तो ये ट्रेड करते थे, ऐसे ही मूव नहीं करते थे, इसीलिए बंजारास को ट्रेड नोमेड्स कहा जाता था। और इनका जो कारवान चलता था उन्हें क्या बोला जाता था, टांडा बोलते थे। ठीक है, टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी क्या करते थे, इन बंजारास को यूज करते थे कि भाई आपको क्या करना है, जो भी अनाज है वो कहाँ से पहुंचाना है, आपको सिटी मार्केट्स में ट्रांसपोर्ट करना है। जो जो अनाज वगैरह आते थे तो उनको शहरों के मार्केट तक पहुंचाने के लिए इनका यूज किया जाता था, बंजारास आते थे। क्लियर, यूज करते थे। किसने यूज किया था, अलाउद्दीन खलजी ने। Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it to towns. Many pastoral tribes reared and sold animals. जो एम्परर जहांगीर है उन्होंने किसके बारे में लिखा है, इन बंजारा ट्राइब के बारे में लिखा है कि ये लोग क्या करते थे, जो भी ग्रेन है, अनाज है, अपने जो है बुलक कार्ट है ना, जो बैलगाड़ी या उसमें रख के लाते थे, अलग अलग एरिया से लाते थे और उनको शहरों में बेचते थे। मैंने बताया ना, ट्रेड नोमेड से बंजारास, मतलब क्या कर रहे हैं, दूसरी दूसरी जगह से ग्रेन्स ला रहे हैं, जो भी चीजें ला रहे हैं और शहरों में आकर बेच रहे हैं। ठीक है, मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स। बहुत सी पेस्टोरल ट्राइब्स क्या करती थी, जानवरों को पालती थी और उनको बेचती थी। ठीक है, जैसे मैं मतलब मैंने पाले हैं गाय वगैरह, भैंस बकरी पाली है, उनके और बच्चे, फिर मैं उनको बेच रही हूँ, ऐसे चलता था। Different caste of petty peddlers also traveled from village to village. There were caste of इंटरटेनर्स, है ना, ये इंटरटेनर्स अलग है, वही मैं सोचू ऑफ इंटरटेनर्स ये क्या है, इंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब ये उनकी भी कास्ट थी जो एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर रहे हैं, है ना, मर्चेंट्स वगैरह ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेन करते हैं ना, जैसे एंटरटेन करने आते कोई वो तमाशा वगैरह दिखाने वाले, खेल दिखाने वाले, तो ऐसा थोड़ी कि एक जगह पे रोज आएंगे दिखाएंगे, आज एक एरिया में दिखा दिया फिर दूसरे एरिया में, ऐसे करते करते एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बेचारे अर्न करते हैं। तो ये सारी चीजें उन लोगों के बारे में है, ये वैसी ट्राइब्स हैं, वैसे लोग हैं जो मूव करते रहते हैं, चाहे बंजारास की बात करें, पेस्ट्रोलिस्ट की बात करें, हर्डर्स की बात करें या इन लोगों की बात करें। क्लियर, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम क्या करेंगे, हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। चलो
चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरकीज। अब सोसाइटी में, समाज में कैसे आए चेंजेस आए, बदलाव आए, हम न्यू कास्ट और हायरकीज के बारे में देखेंगे। देखो क्या हो रहा था ना कि काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स ये सोच रहे थे कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम भी अब कास्ट सिस्टम में आएंगे, है ना, हमें भी कास्ट का रुतबा चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग तो चौहान जो थे उस टाइम पे बहुत इमर्ज हो रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे कि ये लोग क्षत्रियाज हैं, बड़े ही पावरफुल हैं, बड़े ही फेमस हैं, बड़े ही ब्रेव हैं। तो एक होता है ना कि यार हमें भी इसके जैसा बनना है, ठीक है। Many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातीज। जातीज rather than वर्ण become the basis of organizing society। क्या बोला जा रहा है, बहुत सी जो ट्राइब्स थी या सोशल ग्रुप्स हैं उनको क्या लिया गया, उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में लिया गया एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति, और उनको क्या स्टेटस दे दिया, जातीज का। मतलब क्या हो गया, जो हम बोल रहे हैं वर्ण है उसको डिवाइड कर दिया सब कास्ट में, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, जाति। rather than वर्ण become the basis of organized society। मतलब अब सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम वर्ण सिस्टम को नहीं देख रहे, जाति को देख रहे हैं, जाति के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, सब कास्ट। among the क्षत्रियाज न्यू राजपूत clans became powerful by the 11th and 12th centuries। अगर हम बात करें क्षत्रियाज में, जो क्षत्रिय कैटेगरी में आती, तो जो राजपूत क्लैन थी ना वो बड़ी ही पावरफुल बन गई थी, वो बड़ी ही पावरफुल और फेमस बन गई थी ना, चंदेल्स हो गए और चौहान्स हो गए, ये बहुत ज्यादा फेमस बन गए, तोमर्स एंड ऑल। मैनी ऑफ दीज क्लैन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, और बहुत सी जो क्लैन्स थे इनको क्या बोलने लगे थे कि भाई ये राजपूत है। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब मैंने बताया ना कि काफी ट्राइब्स, हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, चौहान से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, काफी ज्यादा मतलब चाह रही थी कि हमें भी वैसा बनना है इस तरीके से, क्लियर। तो सपोर्ट, किसके सपोर्ट से, ब्राह्मण्स के सपोर्ट से बहुत सी जो ट्राइब्स है किसका पार्ट बन गई थी, कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई थी, कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई थी। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, ब्राह्मण्स की हेल्प से लोग चाह रहे थे कि भाई हमें भी कास्ट सिस्टम में आना है ना, क्योंकि क्षत्रिय में जो राजपूत थे स्पेशली चौहान, उनसे तो काफी ज्यादा वो इम्प्रेस थे ये लोग। लेकिन इसमें यह था कि ओनली लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज क्या कर सकती थी, रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती थी। सही बात है, अब जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, तो रूलिंग क्लास में वही जाएंगे ना। रूलिंग क्लास मतलब जो रूल कर रहे हैं टॉप में। अब क्योंकि आपके पास पैसा है ना, अब मैं बोलूँगी यार मुझे ऐसा करना है, मुझे इस सिस्टम में लाओ, तो वो आपकी वेल्थ देखेंगे, आपका रुतबा देखेंगे, तो आपको पोजीशन अच्छी मिलेगी। तो ऐसे इनको ये समझ लो अच्छी पोजीशन मिली थी। किनको मिली थी, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, अच्छी जो टॉप पे अच्छी पावरफुल रिच, क्योंकि ये लोग भी रिच रहते थे, जैसे गौंड्स हो गए, अहोम्स हो गए। ऐसा नहीं है कि हम आदिवासी लेके चले कि कुछ नहीं, ठीक है। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर ऑफ कास्ट सोसाइटी। बहुत सी जो मेजोरिटी थी उन्होंने लोअर कास्ट सोसाइटी को ज्वाइन करा। ये भी कास्ट सिस्टम में आए, जैसे ये भी आए, लेकिन ये लोअर कास्ट में आ गए। ये लोग किस में थे, रूलिंग क्लास या अपर कास्ट में होंगे। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। अब क्या बात की जा रही है, अदर हैंड, अदर साइड की बात करें तो बहुत सी जो डोमिनेंट ट्राइब्स थी, कहाँ की, पंजाब की, सिंध की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर की, यानी हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की पार्ट की, उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, उन्होंने इस्लाम अपना लिया, है ना। उन्होंने इस्लाम क्यों अपना लिया, क्योंकि उन्हें ये ढकोसली चीजें पसंद नहीं थी, जातिवादी सिस्टम का इनको पसंद नहीं था। तो ये लोग इसलिए हिंदुइज्म में कन्वर्ट ना होकर लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कास्ट वास्ट सिस्टम नहीं है। इन्हें पसंद नहीं था कि ये जाति पाति भेदभाव, मतलब ये जो सोशल ऑर्डर है इसको पसंद नहीं किया जाता था। तो इसके थ्रू हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये लोग किस को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस चीज को पाना चाह रहे हैं, कास्ट सिस्टम में अब खुद को ढाल रहे हैं। जो अच्छी पावरफुल लोग थे, पावरफुल ट्राइब्स थी, उनको रूलिंग क्लास मिली, और जो नॉर्मल थी मतलब ऐसे ही, तो अदर जो थी वो उनको क्या मिल गई, उनको जो है लोअर कास्ट की जो है ग्रुप मिल गया। क्लियर। किसकी मदद से लोग इन सोसाइटीज में एंटर हो पाते थे, कास्ट सिस्टम में एंटर हो पाते थे, ब्राह्मण्स की हेल्प से। क्लियर। और किस क्यों इनका मन बदला, क्यों ऐसे चेंजेस आए, क्योंकि ये लोग राजपूत क्लैंस वगैरह को देखते थे, तो इन्हें लगता था कि भाई दमदार हैं, बड़े ही पावरफुल हैं, तो हम भी ऐसी, हमें भी क्षत्रिय का जो है रुतबा चाहिए, एक टैग चाहिए। क्लियर आया समझ में। लेकिन काफ़ी जो ट्राइब्स थी, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की हो गई, सिंध वगैरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर की, तो इन्होंने क्या अपना इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे कि चैप्टर में दिया है, इन लोगों को ये पसंद नहीं था, जाति पाति ये सारा सोशल ऑर्डर को पसंद नहीं करते थे। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, चलो अ क्लोजर लुक। अब किसके बारे में देखेंगे हम, गॉन्ड्स के बारे में देखेंगे और अहोम्स के बारे में देखेंगे। दोनों ही बड़ी ही पावरफुल ट्राइब थी, देख लेते हैं। The Gonds lived in a vast forested region called Gondwana और country inhabited by Gonds। Gonds की बात कर रहे हैं तो Gonds कहाँ रहते थे, vast forested region में, ऐसा एरिया जो अच्छा मतलब थिकली फॉरेस्टेड, खूब जंगल जंगलात वाला एरिया है ना। और उनकी कंट्री जहाँ पे गॉन्ड्स रहते थे उस एरिया को क्या बोलने लगे थे, गोंडवाना।
The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own राजा और राय. जो लार्ज हमारी गॉन्ड ट्राइब अच्छी बहुत बड़ी ट्राइब थी और किसमें डिवाइडेड थी, फर्दर उसका और डिवीजन कर रखा था किसमें, क्लैंस में, और हर क्लैन का राजा और राय थी. मतलब ये है हमारी गॉन्ड ट्राइब. फॉर एग्जांपल गॉन्ड्स किसमें डिवाइड हो गए, अलग अलग क्लैंस में, अलग अलग क्लैंस में डिवाइड हो गए, ऐसे समझ लो. और हर क्लैन के क्या है, राजा है, राजा या राय कह लो, राजा राय. क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू घर. ईच घर वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन. जो किंगडम था किसमें डिवाइडेड था, हर एक घर में डिवाइडेड था, है ना. और हर घर को कौन कंट्रोल करता था, मतलब कोई पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन है उस घर को कंट्रोल करने का काम करती थी. मतलब यहाँ पे क्या था, ट्राइब इस तरीके से डिवाइडेड थी, और यहाँ पे क्या था, किंगडम इस तरीके से डिवाइड करा गया था घर में, और हर घर को एक एक क्लैन जो है कंट्रोल करती थी. मतलब ये जो क्लैन है अलग अलग, ये क्या कंट्रोल कर रही है, एक एक घर को कंट्रोल कर रही है. ठीक है, क्लियर हुआ. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into which were made up of 12 villages each. अब यहाँ पे बात की जा रही है इसका और फर्दर डिवीजन था. मतलब किस में डिवाइडेड थी, 84 विलेजेस की यूनिट में डिवाइडेड थी, जिसको क्या बोला जा रहा है, 84 को क्या बोलते हैं, 84. फिर क्या बोला जा रहा है, ये जो 84 थी वो किस में डिवाइडेड थी, जो किससे बनी थी, 12 विलेजेस से, जिनको 12 होट्स भी कहा जाता था. क्लियर हुआ, आया समझ में. मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे गॉन्ड्स हैं. ठीक है, हमारा गॉन्ड है, इसका ये जो किंगडम है, इसका ये जो किंगडम है किस में डिवाइडेड है ना, अलग अलग घर में डिवाइडेड है. है ना, ऐसे करते करते अलग अलग घर में डिवाइडेड है. आया समझ में. अब ये जो घर है उसको क्या बोला है, उनका फर्दर डिवीजन कैसा है, 84 यूनिट्स में किया है. यानी ये जो घर है इसका फर्दर डिवीजन किस में कर लिया, 84, ऐसे. मतलब एक 84 यूनिट्स में डिवाइडेड लिखा है ना. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. है ना, 84 विलेजेस में डिवाइडेड थे, जिनको क्या बोला जा रहा है, जिनको 84. जैसे एक से मैं बता दूं 84. अब 84 का भी फर्दर डिवीजन था 12 का. तो ऐसे कर करके इन्होंने डिवाइड करके रखा था. क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. आगे क्या है, देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल. अब बेसिकली यहाँ पे क्या था, इक्वल सोसाइटी थी, लेकिन धीरे धीरे अनइक्वल सोशल क्लासेस में बनने लगे. पहले मतलब ऐसा था कि इक्वालिटी थी, ऐसा कुछ ये नहीं अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब ऐसे ऊंच नीच रिच पुअर ऐसा नहीं था. लेकिन धीरे धीरे अनइक्वल सोशल क्लासेस बनने लग गई. है ना, क्या हो गया, धीरे धीरे रुतबा या मतलब अपनी जो कास्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से अब डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए. पहले एक थे, लेकिन अब अपर लोअर या रिच पुअर ऐसा होने लग गया था. ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजा. ब्राह्मण्स को क्या मिलते थे, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे, किससे, गॉन्ड राजा से. और ये क्या बन गए थे, और भी ज्यादा प्रभावशाली बन गए थे, इन्फ्लुएंशियल बन गए थे. क्लियर हुआ, आया समझ में. तो इस तरीके से किसके बारे में बताया जा रहा है, गॉन्ड ट्राइब के बारे में बताया जा रहा है. और हमने क्या पढ़ा था इसमें कि एक जगह थी, एक स्टेट थी, कौन सी जगह थी, क्या नाम था उसका, घरकतंगा. एक गॉन्ड स्टेट था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था घरकतंगा. है ना, जो क्या थी, काफी ज्यादा पावरफुल स्टेट था. है ना. अच्छा, इसके राजा कौन थे ये आप मुझे बताना है. अब यहाँ की एक रानी थी, क्या नाम था, रानी दुर्गावती, कमलावती, क्या नाम था, बड़ी पावरफुल थी. उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. है ना, तो उन्होंने राजपाट संभाला, लेकिन इसमें नज़र क्या थी, मुगल्स की हम कह सकते नज़र थी. तो जैसे तैसे वो जीत गई, लेकिन फाइनली काफ़ी मतलब घरकतंगा बहुत रिच स्टेट था. कैसी जगह थी, काफ़ी रिच स्टेट,
काफ़ी वेल्थ थी इसमें, बढ़िया जंगली हाथी वाती खूब बढ़िया मिल रहे हैं, खूब सारे पैसे वगैरह, तो उसको लूट पाट के ले गए थे, तो काफ़ी पावरफुल स्टेट था। तो हम ये कह सकते हैं कि गौंड ट्राइब ऐसा नहीं है, ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रभावशाली और पावरफुल ट्राइब थी। ठीक है, तो कहाँ रहती थी गौंड ट्राइब? फॉरेस्टेड रीजन्स में रहती थी गोंडवाना। गोंडवाना किसे बोल रहे हैं? ऐसी कंट्री जहाँ पे गौंड्स रहते हैं, ऐसी जगह। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड बना दिया, उस गोंडवाना बना दिया, मतलब लार्ज गौंड ट्राइब, वो उसको भी फर्दर डिवीजन हो रखा था उसका, किसमें? क्लैंस में, और हर क्लैन में क्या थे? अपने राजा और राय थे। अब यहाँ पे था किंगडम कैसे डिवाइड था? घर में डिवाइडेड था, और हर घर को कौन कंट्रोल करता था? एक गौंड क्लैन कंट्रोल करता था। इसका फर्दर डिवीजन था 84 विलेजेस में, जिसको 84 कहते हैं, और उसका भी फर्दर डिवीजन था, सब डिवीजन था 12 विलेजेस का। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले ऐसी कुछ ऐसी क्लासेस का डिफरेंस नहीं था, रिच पुअर एंड ऑल, अपर लोअर, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये अनइक्वल सोशल क्लासेस क्रिएट होने लगे। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलने लगे, और गौंड राजा क्या बन गए? और भी ज्यादा प्रभावशाली बन गए थे। क्लियर? आगे समझ में? आगे बढ़े। नाउ किसका देखेंगे? अहोम्स का देखेंगे। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। अहोम्स कहां से माइग्रेट हुए थे? प्रेजेंट डे म्यांमार, मतलब हमारे इंडिया के नहीं थे ये आए थे ब्रह्मपुत्र वैली, कहां से होते हुए? म्यांमार से होते हुए, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। कब? 13th सेंचुरी में। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स, मतलब अच्छे पावरफुल थे, ऐसा नहीं है ये, है ना। अहोम्स ने क्या बनाया? बहुत ही बड़ा स्टेट बना लिया, मतलब काफी ज्यादा फैलते गए, बड़े होते गए, टेरिटरी बढ़ती गई। फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एंड अर्ली एज द 1530s। इसके लिए मतलब अगर आप भाई कोई अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे हो तो बैटल वगैरह होगी, बहुत सी चीजें होंगी, इसलिए किसका यूज करते थे? फायर आर्म्स का यूज करते थे। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। 1660s की बात करें तो यहाँ पे लोग अच्छे क्वालिटी के गन पाउडर भी बनाने लग गए थे, कैनन्स भी बनाने लग गए थे। The Ahom state dependent upon forced labor. Those forced to work for the state were called pikes. अब जो अहोम स्टेट थे किस में डिपेंड था? जो फोर्स लेबर थे, है ना, जो लेबर्स होते हैं उन पर डिपेंड करते थे। और ये जो फोर्स लेबर थे इनको क्या बोला जाता? पाइक्स बोला जाता, मतलब ये काम करते होंगे मजदूर, इन पर ही डिपेंड रहते थे। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। अहोम सोसाइटी किस में डिवाइडेड थी? क्लैंस बोल लो या खेल्स बोल लो। क्लैन जैसे गौंड का था ना, वैसे ये भी क्लैंस में डिवाइडेड है, या खेल्स बोल लो, एक ही बात है। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द अहोम एरिया केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। यहाँ पे क्या था? बहुत ही कम कास्ट थी, मतलब आर्टिसंस ज्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो जो आर्टिसंस थे अहोम एरियाज में, कहां से आते थे? आसपास के किंगडम से, जो भी जुड़े हुए किंगडम है एडजॉइनिंग, आस पड़ोस के किंगडम से, वहां से आते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। जो क्लैंस था, जैसे यहाँ खेल था, वो क्या करता था? बहुत से विलेजेस को कंट्रोल करता था। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। जो पीजेंट था उसको लैंड किससे मिलता था? विलेज कम्युनिटी से, है ना। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। मतलब अगर क्या है, जो पीजेंट है उसको जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ने क्या कर दिया विलेज की, भाई आपको ये जमीन दे दी। अब अगर राजा चाहता है कि नहीं वो जमीन हटनी है, इसको नहीं मिलनी, तो राजा भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कम्युनिटी से बात ना कर ले। मतलब इतना मतलब तरीकों को बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड करके रखा हुआ था। क्लियर? आया समझ में? तो अहोम सोसाइटी भी हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। क्लियर? गॉन्ड्स की तरह इन पर भी फिर मुगल्स ने अटैक करा था और हराया था। ठीक है, चलो कंक्लूजन क्या निकलता है? वर्ण बेस्ड सोसाइटी इन ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम बोलेंगे कि नहीं वर्ण वाली सोसाइटी अलग थी, इनका इंटरेक्शन कभी ट्राइबल सोसाइटी से नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी कॉन्स्टेंटली, बिल्कुल स्थिरता के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट होती रही है। This interaction caused both kinds of societies to adapt and change. और ये इंटरेक्शन के कारण दोनों ही टाइप की सोसाइटी ने एक दूसरे की चीजों को अडेप्ट करा है और बदला भी है ना। There were many different tribes and they took up diverse livelihood. Over a period of time, many of them merged with caste-based societies. बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थी, है ना, जो क्या करती थी? डाइवर्स लाइवलीहुड के लिए, मतलब बहुत सारे डाइवर्स लाइवलीहुड का उनका काम था। मतलब कैसा लाइवलीहुड? यानी जीविका चलाने के लिए कोई सेटल एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई नोमेड्स है, कोई जो है हर्डर है, कोई हंटर गैदरर है, पढ़ा था ना हमने, कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, बहुत से अपने अपने तरीके के काम करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम इमर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। वक्त के साथ साथ बहुत से इनमें से किस में इमर्ज हो गए? ये किस में बदल गए? कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। जाति, जैसे हमने देखा ना गॉन्ड्स का, कि पहले भाई ट्राइब्स थी, लेकिन बाद में ये लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, इन्फ्लुएंस हुए, इनके पे प्रभाव पड़ा कास्ट बेस्ड सोसाइटीज का, तो ये लोगों ने भी वो सोचा कि हमें ब्राह्मण्स की मदद से हम अपर कास्ट में जाएंगे, या जो भी कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी का है वो हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो काफी लोग जो है कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए।
Some tribe established extensive states with well organized system of administration. They thus become politically powerful. कुछ tribes थी वो कैसे establish हुई थी? Established extensive states with well organized system of administration, they thus become politically powerful. मतलब कुछ ट्राइब्स थी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इतना ज़्यादा बढ़िया था कि क्या बताएं। अब जितना ज़्यादा बढ़िया है तो उसके कारण ये हम कह सकते हैं पॉलिटिकली पावरफुल बन गए थे। जैसे अहोम्स का देख लो, गॉन्ड्स का देख लो, मतलब प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली चीज़ों को चला रहे हैं और अच्छा खासा इकोनॉमिक स्टेटस भी है, बहुत ज़्यादा भाई वेल्दी जो है ट्राइबल ग्रुप है, वेल्दी सोसाइटी इनकी थी। अब इसी कारण ये लोग क्या बन गए थे, पॉलिटिकली पावरफुल बन गए थे। लेकिन वही है ना कि इनके इतने अच्छी चीज़ों के कारण इन पर दूसरे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज थी, जो राजा थे, उनकी नज़र भी थी और काफ़ी बैटल वगैरह भी हुए। जैसे हम चाहे गॉन्ड्स की बात करें चाहे अहोम्स की बात करें, तो बताया जा रहा है ट्राइब्स का कि ट्राइब्स का इंटरेक्शन हमारी वर्ण बेस्ड सोसाइटी से कॉन्स्टेंटली होता रहा है। दोनों ने ही कुछ ना कुछ एक दूसरे से लिया है, कुछ ना कुछ एक दूसरे को दिया है। ठीक है, बैटल्स हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं और ये लोग का अपना भी एक पावर थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जिसलिए खुद भी बड़े पावरफुल बने। क्लियर? चल इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे डाउट होना चाहिए नहीं। अगर थोड़ा लगता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर को मैंने बहुत प्यार से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल रहते हैं। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।